इंग्लिश में। तो ये 6 प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग हमने डिस्कस करने हैं। पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा ताप टेम्परेचर, तीसरा दाब प्रेशर के लिए, चौथा है उत्प्रेरक जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, पांचवा है विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन में हम कोई भी हो सकता है, यूवी लाइट भी ले सकते हैं, सनलाइट भी ले सकते हैं, सब कुछ अलग अलग है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल जिसको आप सरफेस एरिया कहते हैं, यानी किसी भी अणु के बाह्यतम क्षेत्रफल का एरिया, इन सभी को डिस्कस करना है। और इसमें सबसे पहला हमने लिया है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए हमने बात करी कि मॉलिक्यूल ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1 लीटर में कितने अणु या क्रियाकारक मोलों की संख्या होती है, उसको हम सांद्रता कहते हैं। और याद कीजिए मैंने आपको अभिक्रिया के लिए क्या कहा था। सबसे पहले आपको ये कहा गया था कि अभिक्रिया जो होती है वो वास्तव में क्रियाकारक अणुओं के बीच में होने वाली क्या होती है, टक्कर। तो अगर मैं ये कहूं कि सांद्रता बढ़ती है तो अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। सही। अगर सांद्रता बढ़ती है, क्योंकि सांद्रता टर्म है 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, और अगर सांद्रता बढ़ जाती है तो मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो हमें अपने आप ही दिख रहा है कि टक्कर भी क्या होगी, बढ़ेगी। और नॉर्मल सी बात है, अगर मान लीजिए एक छोटी सी जगह में 5 बच्चे हों या जो हो, एक कमरे में 5 बच्चे बैठे हुए, क्लास में 5 बच्चे बैठे हो, तो उनमें टकरार होने की संभावना कम होती है। लेकिन वहीं 50 बच्चे हैं तो उनमें टक्कर या फ्रिक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। और इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए सांद्रता बढ़ने के साथ टक्कर बढ़ने के कारण क्या बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो लिख सकते हैं कि सांद्रता यानी कंसंट्रेशन is directly proportional to wave या rate of reaction। ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखी है, इसमें कोई नई बात मैंने आपको नहीं समझाई है। अभिक्रिया का वेग कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस केवल इस तरीके से करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल या अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण टक्करों में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंड की। नंबर 2 ताप, जिसको आप कहते हैं टेम्परेचर। एक चीज और बात करना चाहूंगा, टेम्परेचर जो है कई जगह अलग अलग तरीके से बात की जाती है। टेम्परेचर को जब स्मॉल टी से डिनोट किया जाए, अब कई जगह आप ये कहते हैं सर स्मॉल टी तो टाइम है, बिल्कुल है, मना करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल टी की ही बात करेंगे तो कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जिसको आप कहते हैं 273.15 केल्विन, ये टेम्परेचर होता है। और रियलिटी यही है कि हम इसको इसी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये अलग तरीके से सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, नॉर्मल आपसे पूछता है कि ताप का अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव समझाइए। तो उस स्थिति में आपको एक लाइन का आंसर यूं कहा जा सकता है, जो आपने पढ़ा था कि अभिक्रिया के ताप में 10 सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, यानी T+10 सेंटीग्रेड करने पर अभिक्रिया का वेग यानी वेग 2 गुने से 3 गुना, 2 गुने से 3 गुना हो जाता है।
अब इसके लिए यूं भी लिख सकते हैं कई बार कि T प्लस के 10 सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू 2 टू 3 रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाती है। ये अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, तो ताप के प्रभाव को आर्मीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज तो ये है कि अभिक्रिया के ताप में अगर 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए तो उसके अभिक्रिया का वेग 2 गुने से 3 गुने तक बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर ताप की बात की जाए तो अभिक्रिया ताप के आधार पर दो प्रकार की होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? एक होती है ऊष्मा शोषी, और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। ये होती है एंडोथर्मिक और ये होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की अगर बात करें तो इसमें ऊष्मा ग्रहण की होती है, ग्रहण की जाती है, और इसमें ऊष्मा निकलती है। ग्रहण करना यानी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, और इसमें इमीट। अब ऊष्मा ग्रहण करने की बात करें और निकलने की बात करें तो उनके ग्राफ आपने पहले भी पढ़े होंगे और उन ग्राफ को अपन डिस्कस भी कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक में ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है। एंडोथर्मिक जिसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसमें ग्राफ बनता है हमेशा इस तरीके से, और एक्सोथर्मिक की अगर बात की जाए तो इसमें ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। तो ऑलवेज यहां से ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं एक तरीके से, और दूसरा ऊष्मा में परिवर्तन। और अगर इस ऊष्मा परिवर्तन की बात करें क्योंकि ऊर्जा इसमें ग्रहण हो रही है इसलिए डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, और यहां से अगर बात करेंगे निकल रही है इसलिए डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। तो धनात्मक और ऋणात्मक के हिसाब से दो तरीके की अभिक्रियाएं हो सकती है, एक ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दो तरीके की अभिक्रियाओं की हमने बात करी है यहाँ पर, और ये ग्राफ जो हमने बात किया है वो सीधे सीधे इसी के लिए है कि यहाँ से ऊष्मा या टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ना घटना की ये घटना जो होती है या बढ़ना इस अभिक्रिया में किस तरीके से प्रभावित होता है। अब बात करते हैं ताप के प्रभाव की। तो बात ऐसी है कि जब भी ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाना तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है ध्यान से देखेगा। अगर मैं इस अभिक्रिया की बात करूं तो अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो इस अभिक्रिया को इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है या यूं कहूं कि इतनी ऊष्मा अवशोषित करने की जरूरत है। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो जल्दी से ऊष्मा बढ़ेगी, इसलिए इसका अभिक्रिया का वेग यहां लिख देते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और अगर इसकी बात करूं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यूं कहें कि इसका इतना एनर्जी रिलीज करने पर हो रहा है, और हम अगर इसका ताप बढ़ा देते हैं तो ये टेम्परेचर दोबारा से कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो इसलिए ताप बढ़ाने पर इसकी वेग घटता है। यानी नॉर्मल बात की जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग ताप के समानुपाती होता है, जबकि एक्सोथर्मिक में ताप के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में दो तरीके की अभिक्रियाओं की हमने डिस्कशन किया है, एक है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक।
जब एंडोथर्मिक की बात की जाती है तो अभिक्रिया के वेग के लिए ताप का प्रभाव इस तरीके से प्रदर्शित होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर अभिक्रिया के दौरान हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले या ड्यूरेशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हीट एब्जॉर्प्शन होता है, और जब हम ताप बढ़ाएंगे तो वो हीट एब्जॉर्प्शन इजी गोइंग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से डेल्टा H पॉजिटिव इजीली बढ़ जाता है और इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात की जाए तो उस अवस्था में ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन तब होगा जबकि रिलीजमेंट ऑफ एनर्जी या रिलीजमेंट ऑफ हीट होगी, और इसके लिए जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिले होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आप ध्यान रखें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए ताप के प्रभाव को समझाइए, तो उस अवस्था में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों को अलग से लेके समझाना है, और अगर आप सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव समझाइए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं थ्रू दी आर्हेनियस इक्वेशन कि अगर मान लीजिए एनर्जी टेम्परेचर 10 डिग्री राइज किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 डबल टू ट्रिपल हो जाती है। तो ये हम क्लियरली समझ चुके हैं कि ताप के दो अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं, और दोनों के प्रभावों के आंसर्स आपको एग्जाम में कब किस जगह कौन सा आंसर देना है। तो मेरे हिसाब से आप इन डायग्राम्स को बना लें फटाफट। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम जिसको हम कहते हैं दाब या प्रेशर P। बात आपसे एक पूछना चाह रहे हैं कि सांद्रता पर, अब हम डिस्कशन यहाँ दाब का कर रहे हैं लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूं सांद्रता पर। इसका रीजन है कि दाब बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ती है, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। अगर सांद्रता बढ़ती है तो सांद्रता बढ़ने पर तो वेग तो वैसे ही बढ़ता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कशन करते हैं कि डिस्कस करेंगे कि दाब बढ़ाने पर वास्तव में वेग क्यों बढ़ता है या किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए भी हमने एक थ्योरम या यूं कह सकते हैं पहले भी एक दो प्रभाव पढ़े जिसको ला-शाताले प्रिंसिपल भी कहते हैं आप लोग, और कई अभिक्रियाओं के लिए भी पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दाब बढ़ाने पर या घटाने पर उस या कोई भी इफेक्ट डालने पर या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करने पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया उस डायरेक्शन में फॉलो होना शुरू हो जाती है जहां ये एक्सटर्नल फोर्स जो है न्यूट्रलाइज हो सके या यूं कह सकता हूं कम हो सके। अगर इसको डिस्कशन करना है या इस चीज को समझना है तो हम नॉर्मल बात करेंगे कैसे कि मान लेते हैं अभिक्रिया की बात करें N2 प्लस 3H2 और इससे बन रहा है 2NH3। वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर इसका एक वॉल्यूम है, यहां इसके 3 वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम होता है 4। यहां वॉल्यूम की बात करें तो यहां टोटल वॉल्यूम है 2। अब अगर बात की जाए कंसंट्रेशन की या प्रेशर की तो भैया देखिए दाब बढ़ाने पर यहाँ मॉलिक्यूल 4 है, तो मुझे बताइए 4 मॉलिक्यूल होने के लिए कंसंट्रेशन कहां ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कम होगी। तो उस कंडीशन को देखते हुए जब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दाब बढ़ाने पर हमेशा अभिक्रिया किस डायरेक्शन में जाएगी, यहां से आगे की ओर, यानी जिसको आप फॉरवर्ड बायस कहते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, अग्र दिशा भी कहते हैं, उस दिशा की ओर अभिक्रिया अग्रसर होती है या फॉरवर्ड होती है। इसके विपरीत अगर दाब घटा दिया जाए तो ये पार्टिकल्स अपने आप में रिड्यूस हो जाएंगे या यूं कह सकता हूं इनका एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए अपने आप ये अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्च बायस में या बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होने लग जाती है। तो इस तरीके से दूसरे तरीके से यूं भी कहा जा सकता है अगर मान लीजिए कहीं पर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके ज्यादा है और वहां पर अभिक्रिया बढ़ा दी जाए, या यूं कहूं कि रिएक्टेंट के पार्टिकल ज्यादा होने की कंडीशन में अगर अभिक्रिया में दाब बढ़ा दिया जाता है तो उस अवस्था में फॉरवर्ड बायस होता है, और जबकि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ज्यादा हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। लेकिन अब कंपोनेंट की बात करें तो
रिएक्शन को एक बार डिस्कस और कर लें इसके लिए। तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन बात करूं, एक रिएक्शन लिखता हूं जरा देखो, PCl5 डिसोसिएट होता है PCl3 और Cl2 में। यहां अगर बात करूं तो ये एक वॉल्यूम है, ये 1 + 1 = 2 वॉल्यूम है। अब अगर अभिक्रिया का वेग मैं इसका बढ़ाता हूं तो उस कंडीशन में बैकवर्ड रिएक्शन होती है, ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन अलग चीज होती है, लेकिन क्या होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना, सांद्रता में चेंजेस करना और दाब में चेंजेस करना, इन सभी की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन है उनमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन पैदा होता है और इसी वजह से ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड में, बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चेंजेस की जा सकती है। तो यहां से ये रिलेशन साफ दिख रहा है कि दाब बढ़ाने पर वेग में वृद्धि भी होती है। या यूं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए इसके लिए बात की जाए तो यहां पर दाब अगर बढ़ा रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान दें, इस डायरेक्शन अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हमें करनी कौन सी डायरेक्शन की रिएक्शन है, फॉरवर्ड बायस की। तो इसलिए अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर रहना कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर प्रोडक्ट के ज्यादा है तो दाब बढ़ाने पर वेग घटेगा, अगर रिएक्टेंट के ज्यादा है तो उस कंडीशन में दाब बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा। अब चाहे तो इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो सांद्रता, दाब, वेग और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ, और लगा लीजिएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन, प्रेशर P और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो रिलेशन जो हैं आपके सामने निकल के आ जाएंगे, दोनों से ये क्लियर हो जाता है आपको। बाकी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप एक बार रिलेशन को चेक कर लीजिए, बता लीजिए।